जी, लास्ट लेक्चर का कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ आ गया? यस सर, क्वेश्चन जी पूछे बेटा। सर बिल ऑफ एक्सचेंज समझा दें। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जब बाइंग और सेलिंग की जाती है तो उसका एक प्रूफ रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए एक सेलर है और मिस्टर बी बायर है। ठीक है, लेट्स से कि कोई प्लॉट है या कोई घर है या कोई कमोडिटी है जो खरीदी और बेची जा रही है। जब चलें घर की एग्जांपल ही ले लेते हैं। अगर कोई घर बेचा जा रहा है, मिस्टर ए इज द सेलर एंड मिस्टर बी इज द बायर, तो ऐसी सूरत में पेमेंट जो होनी है वो बी से ए को होनी है, यानी कि बायर से सेलर को होनी है। अगर तो ये पेमेंट कैश पे हो जाती है तो फिर ऐसे किसी भी और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, ना चेक की जरूरत है, ना डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत है, ना पे ऑर्डर की जरूरत है, और ना ही बिल ऑफ एक्सचेंज की जरूरत है। बट लेट्स से कि पेमेंट क्रेडिट पे हो रही है। क्रेडिट से मतलब ये है कि 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, सो हम एज्यूम करते हैं कि 3 महीने के बाद पेमेंट होनी है। अब ऐसी सूरत में जब बायर ने सेलर को पेमेंट करनी है 3 महीने के बाद, तो उसके प्रूफ के तौर पे एक डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है, बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स की तरह, जिसमें एक डॉक्यूमेंट को हम लेट से बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। नॉर्मली ये ट्रेड में या खरीदो फरोख्त में यूज होता है। घर की सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ आसानी से समझने के लिए। नॉर्मली ये स्टॉक्स की ट्रेडिंग में होता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है। अब एग्जाम्पल के मुताबिक ही चलते हैं दैट बायर विल गिव पेमेंट टू द सेलर आफ्टर 3 मंथ्स। तो इसके प्रूफ के लिए सेलर एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसमें लिखेगा आई ऑर्डर टू मिस्टर ए, यानी कि बायर ऑर्डर टू द सॉरी सेलर ऑर्डर टू द बायर, कि सेलर जो है वो बायर को ऑर्डर करता है टू मेक पेमेंट of rupees 10 million आफ्टर 3 months ऑफ टूडेज डेट, और नीचे अपने साइन कर देता है। तो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट सेलर बना रहा है, बायर को कहता है कि ये मैंने लिख दिया है कि आपने मुझे 3 माह के बाद 10 मिलियन की पेमेंट करनी है। यहाँ पे नीचे साइन भी कर देता है सेलर, जो इस डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल बना देता है। अब वो ही डॉक्यूमेंट बायर को दिया जाता है कि आप एक्सेप्ट करें कि आपने 3 माह के बाद मुझे पेमेंट करनी है। सो अगेन, सेलर ने डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें लिख दी डिटेल्स के 3 माह के बाद इस बंदे ने मुझे इतनी पेमेंट करनी है, और उस पर नीचे साइन करके बायर को दे दिया। अब बायर उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट के तौर पे क्या वो सेंटर में लिखता है एक्सेप्टेड, और उसी ने एक्सेप्टेड लिखा है उसके प्रूफ के तौर पे नीचे साइन कर देता है। एक पहले सेलर के साइन हुए जिसने डॉक्यूमेंट बना के दिया, फिर बायर ने उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट किया कि यस आई एग्री कि मैंने 3 माह के बाद आपको 10 मिलियन की पेमेंट करनी है, एक्सेप्टेड लिखा और नीचे साइन करके वापस वो दे दिया सेलर को। अब सेलर उस डॉक्यूमेंट को एज अ प्रूफ के पेमेंट होनी है मुझे अपने पास रखेगा, और उस पेमेंट जब 3 मंथ्स जो भी डेडिकेटेड टाइम था, जब टाइम गुजर जाएगा तो वो बिल, वही डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा बायर को कि देखिए आपने एक्सेप्ट किया था कि 3 माह के बाद पेमेंट करनी है, सो आज वो टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ इट इज द टाइम फॉर यू टू मेक पेमेंट। तो वो जो डॉक्यूमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी बेस पे वो पेमेंट 3 माह के बाद क्लेम कर रहा है, उसको हम कहते हैं दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसमें बैंकिंग का यस क्या, सर, थैंक यू। ये सारा तो बायर और सेलर के दरमियान हुआ। इट इज नथिंग टू डू विद बैंकिंग। अब बैंक कैसे इसमें इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब वो क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मींस कि सेलर के पास एक वो डॉक्यूमेंट जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कह रहे हैं वो मौजूद है, और उसको पेमेंट उसके अगेंस्ट मिलनी है 3 माह के बाद। लेट्स टेक इट के सेलर को पैसों की जरूरत जल्दी पड़ जाती है,
मतलब 1 माह के बाद ही सेलर को पैसों की जरूरत पड़ जाती है। अब वो बायर को कहते हैं कि मुझे जल्दी पेमेंट कर दें, बायर रिफ्यूज कर देता है कि हमारा एग्रीमेंट है 3 माह के बाद का। तो ऐसी सूरत में सेलर के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो बैंक के पास जाता है और बैंक को कहता है कि ये पैसे जो मुझे 3 माह बाद मिलने थे उसमें से 1 माह गुजर चुका है, 2 माह रहते हैं। 2 माह बाद जब पैसे बायर देगा तो वो आप रख लेना, मुझे पैसे अभी दे दे। तो बैंक उसको डिस्काउंट कर देता है, जिसका मतलब है कि बैंक सेलर को उसी वक्त पैसे दे देता है, और वो पैसे जो बायर ने देने होते हैं वो फिर बैंक बाद में रख लेता है। इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और बैंक को इसमें यह फायदा है कि बैंक उस बिल को डिस्काउंट पे लेता है, यानी कि लेट से अगर वो 10 मिलियन पैसे आने हैं, तो बैंक जो सेलर को उसी वक्त जल्दी 3 माह से पहले दे रहा है, वो शायद 10 मिलियन नहीं बल्कि 9.7 मिलियन, 9.8 मिलियन, वो डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, वो उससे कम देता है। लेकिन बायर से 3 माह के बाद वो पूरे पैसे लेगा। सो जो डिफरेंस होगा जितना सेलर को दिया होगा और जितना बायर से बैंक को मिलेगा, वो बैंक का प्रॉफिट कहलाता है, या वो बैंक का इंटरेस्ट कह ले, प्रॉफिट कह ले, मार्कअप कह ले। सो दैट इज द इनकम ऑफ द बैंक। So this is how the bank gets involved into bill of exchange, and this concept is called discounting of bills of exchange. सर अगर 3 माह बाद भी वो बायर देख जो है वो ऐसी यानी कि वो सिनेरियो में पैसे देखें, ना दे इट्स अ तब सर। फैसिलिटी विच मे बी गिवन बाय द बैंक। बैंक के ऊपर कोई लाजमी नहीं है कि बैंक ने ये फैसिलिटी देनी ही देनी है। दिस इज एन ऑप्शनल थिंग। बैंक को अगर रिस्क लग रहा है तो बैंक शायद ये फैसिलिटी दे ही ना, नंबर 1। नंबर 2, बैंक डिस्पाइट के वो रिस्क नहीं है, फैसिलिटी दे रहा है, तो भी बैंक अपने आप को सिक्योर जरूर करता है। बैंक सेलर से कोई ना कोई सिक्योरिटी मांगता है कि अगर बायर ने ये पैसे ना दिए तो ये सिक्योरिटी आप मुझे दे दें, मैं ये सिक्योरिटी बेच के पैसे पूरे कर लूंगा, बिकॉज दिस इज अ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। द बैंक इज ओनली अ फैसिलिटेटर, कि सेलर को पैसों की जरूरत थी, बैंक उसको डिस्काउंट करके पैसे जल्दी दे रहा है, लेकिन बैंक खुद रिस्क नहीं ले सकता। सो बैंक कोई ना कोई सिक्योरिटी जरूर लेगा, और अगर बायर पेमेंट नहीं करता तो बैंक वो सिक्योरिटी बेच के अपना पैसा पूरा कर लेगा। ओके सर, जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये चीप मनी भी था एक प्लास्टिक मनी में। चीप मनी बेसिकली इट्स नॉट अ कॉमन कॉन्सेप्ट। इसमें सिर्फ ये है कि आजकल अगर आप देखें कि मार्केट में इन्फ्लेशन क्या चल रही है, लेट से मैं कहता हूँ मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही है 13%। आपने शायद टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने? यस सर, पढ़ा हुआ है। ठीक है। सो ये उसी के मुताबिक चलता है। अब देखें, जब मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही है तो आज का 1 लाख रुपया 1 साल के बाद के 1 लाख रुपए के बराबर नहीं होगा, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट दरम्यान में आता है कि जो आपका पैसा है वो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू या उसकी कदर कम होती रहती है। नाउ assume if the inflation of the market is 13% and you are getting loan at 10%. फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है 13%, जिसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए की अगर जो चीजें आप आज खरीद सकते हैं, 1 साल के बाद वही चीजें आपको 1,13,000 रुपए की मिलेंगी। ऑन द अदर साइड आप लोन ले रहे हैं, वो आपको 10% पे मिल रहा है, यानी कि 1 लाख आप आज ले रहे हैं और आपको 1 साल के बाद 1,10,000 रुपये वापस देना पड़ेगा। सो आपको इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में जो लोन मिल रहा है वो सस्ता मिल रहा है, मतलब 3% का आपको अभी भी बेनिफिट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड cheap money, that you have gotten loan, you have got some money which is cheaper. So अगर इन्फ्लेशन रेट से कम रेट के ऊपर आपको मार्केट से कर्जा मिल जाता है, लोन मिल जाता है, तो हम उस लोन को कहते हैं दैट वी हैव गॉट चीप मनी, सस्ता पैसा हमने ले लिया है कहीं से। ठीक है सर। जी, एनीथिंग एल्स? ऑलराइट, आई थिंक ये यही क्वेश्चन थे। अब आगे सर एक मिनट, और नीचे डियर मनी का भी कॉन्सेप्ट है इसके उसमें? जी, जी वो मेरे ख्याल है चीप मनी से ऑपोजिट है, क्योंकि उसमें इंक्रीज हो जाता है इंटरेस्ट रेट नॉर्मल लेवल से।
जस्ट अ मिनट, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है सर। Cheap money is one whose cost of borrowing is less than standard rate of interest. In times of recession, banks are willing to lend money at a lower rate of interest that generally prevails in the economy. Such a money is called cheap money. Again, similar concept. देखें, लेट्स से कि मार्केट के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 17% है या 16% है। मार्केट के अंदर रिसेशन है। रिसेशन से मतलब है कि इकोनॉमी नहीं चल रही है, चीजें जो हैं वो नहीं बिक रही हैं, लोगों की बाइंग पावर नहीं है। अब इस सारे सिनेरियो में बैंक के पास पैसा पड़ा है। बैंक का, बिल्कुल बेसिक पे जा रहा हूँ, बैंक का प्राइमरी काम क्या है? बैंक का प्राइमरी काम ये था कि वो डिपॉजिट लेता है एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और उसको आगे फर्दर लेंड कर देता है ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। नाउ थिंक, अगर बैंक के पास डिपॉजिट तो मौजूद है जिसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन लेने वाला, लोन लेने वाला या बैंक के पास जो लैंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत कम है, तो ऐसी सूरत में बैंक को डिपॉजिट पे तो एक्सपेंस पड़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि डिपॉजिट वाले तो ये नहीं कहेंगे कि ठीक है आप हमें इंटरेस्ट ना दें, डिपॉजिट वालों ने तो इंटरेस्ट लेना ही लेना है। सो बैंक को लाजमी है ऑन द अदर साइड के किसी ना किसी हवाले से, किसी ना किसी तरीके से लोन देना है। तो फिर बैंक ये करता है कि अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे वो लोन नॉर्मली दे रहा होता है उससे कम कर देता है। जैसे अगर पहले वो 17 या 16% पे दे रहा था और बैंक देखता है कि मार्केट के अंदर कोई लोन लेने वाला ही नहीं है, या मैं कोशिश, बैंक अपनी मार्केटिंग भी कर रहा है, प्रमोशन भी कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई लोन लेने वाले नहीं आ रहे, तो बैंक अपने रेट को नीचे कर देता है, मार्केट से भी नीचे कर देता है। मतलब अगर मार्केट में 16% पे इंटरेस्ट चल रहा है तो वो बैंक कहता है 13% पे ले लो, या 14% पे ले लें, या 12% पे ले लें। सो वो अपनी मार्केट रेट से जब नीचे दे रहा है, इसको भी चीप मनी के कॉन्सेप्ट में लिखा गया है। ठीक है, चीप मनी बैंक के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो वो है जिसमें मार्केट रेट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक लोन दे रहा है। बट ऑन द अदर साइड अगर आप कंज्यूमर के या उस बंदे के हिसाब से देखें जो लोन ले रहा है, उसको वो इन्फ्लेशन रेट से भी कम रेट के ऊपर लोन मिल रहा है, so उसके लिए वो चीप मनी है, और उसी चीज को डेयर मनी भी कहते हैं। जी ठीक है सर। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने आज पढ़ना है, यहाँ तक मैं इसको रोक रहा हूँ।